मैं प्रवीण अंथवाल। स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी में। और हमने इससे पहले कल एक लेक्चर किया था जो कि उत्तराखंड के आर्थिक समीक्षा पर आधारित था, और उसी का एक दूसरा भाग जो कल हमने किया वो पहला भाग था। उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अब इसके बाद हमारे पास इसका कुछ और अगला भाग है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। कल हमने पृष्ठभूमि पर आर्थिक समीक्षा की, कौन जारी करता है, राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा जारी किया जाता है, राज्य स्तर पर किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि उत्तराखंड में कौन जारी कर रहा है, इसको देखा था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भाई उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में आर्थिक समीक्षा में कौन कौन से अनुमान लगाए गए हैं। विकास दर के लिए कौन सा अनुमान लगाया गया है, 2022-23 के लिए क्या अनुमान है, और 2021-22 में क्या अनुमान था। और साथ ही साथ हमने उन चीज़ों पे डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो कल हमारे पास था, तो कल हमने यहाँ पर आपके पास आर्थिक समीक्षा की पृष्ठभूमि देखी थी और उसमें अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रकों का योगदान देखा था, उसके उप क्षेत्रकों का योगदान देखा था। उसके अलावा हमने यहाँ पर वृद्धि दर क्या रहेगी, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सारी चीज़ों को भी देखा था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जो हमने जहाँ पर कल छोड़ा था वहाँ से आगे जाते हैं और उसमें हम कराधान वाले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं कि कराधान वाले टॉपिक में क्या चीजें रखी गई थी। तो अब हमें कराधान वाले टॉपिक में देखना है कि कराधान में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या राजस्व संग्रहण रहा, राजस्व संग्रहण की दर क्या रही और कितना % अधिक। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कराधान के मामले में वो ये है कि राज्य का 2000 जो शुरुआती आंकड़ा था, जब राज्य बना हुआ था तो राज्य के बनने के दौरान जो आंकड़ा था, राज्य के बनने के दौरान कर राजस्व का, ठीक है, राज्य का जो कर संग्रह था वो कर संग्रह 2000 और 2001 में, यानी कि 2001 में जब राज्य बना था तो उस पहले वित्तीय वर्ष में जो कर संग्रह था वो कर संग्रह 233 करोड़ का था। 233 करोड़ का, केवल 233 करोड़ का था। और अब ये जो कर संग्रह पहुंच गया है, ये कर संग्रह 2021-22 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1307.86 करोड़ पहुंच गया है। यानी कि ये लगभग 56 गुना की वृद्धि हुई है, इसमें 56 गुना की वृद्धि हुई है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 2001 के मुकाबले 2021-22 में 2021-22 में कर जो संग्रह है वो कर संग्रह कितने गुना बढ़ गया है, तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो 56 गुना की वृद्धि हुई है। तो पहला तथ्य तो ये समीक्षा, जो आर्थिक समीक्षा है उससे निकल कर आता है कि कर संग्रह में राज्य के बनने के साल से लेकर और 2021-22 तक 56 गुना की वृद्धि हो गई है। पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो सबसे ज्यादा योगदान है करों में वो मूल्यवर्धित कर का है। मूल्यवर्धित कर, व्यापार कर, मूल्यवर्धित कर जो जीएसटी है, जीएसटी भी दरअसल एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है। पहले जीएसटी की जगह पर वैल्यू एडेड टैक्स होता था और उसी वैल्यू एडेड टैक्स की जो अगली श्रृंखला है, जो उन्नत रूप है, उसे ही जीएसटी कहा जाता है। तो उसी जीएसटी से या उस मूल्यवर्धित कर से यहाँ पर व्यापार कर में सबसे ज्यादा व्यापार कर का योगदान है, या इस जीएसटी का योगदान है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है ये कि जो राज्य की सकल प्राप्तियां हैं, राज्य की जो सबसे ज्यादा प्राप्तियां हैं, उन सभी प्राप्तियों में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो मूल्यवर्धित कर का है। और मूल्यवर्धित कर का जो योगदान है वो लगभग 66% है। तो राज्य की जो सकल कर प्राप्तियां हैं, सकल कर प्राप्तियों में, राज्य की सकल कर प्राप्तियों में मूल्यवर्धित कर का योगदान लगभग 66% है। तो यह हमको ध्यान में रखना है कि राज्य की सकल कर प्राप्तियों में जितनी भी कर प्राप्तियां हो रही हैं उनमें
सबसे ज्यादा जो योगदान है वो मूल्यवर्धित कर का है, और वो मूल्यवर्धित कर का कितना योगदान है? 66% योगदान है। तो ये कर के संदर्भ में जब प्राप्तियां भी हो रही थी, हमें बजट के अंतर्गत प्राप्तियां हो रही थी, जो सरकार की प्राप्तियां हो रही थी, उनमें भी, उन प्राप्तियों में भी सबसे ज्यादा योगदान लगभग 42 से 48% के बीच वो घूम रहा था। तो 42 से 48% कर का आ रहा था वहां पर। लेकिन यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राज्य की कर प्राप्तियां हैं। राज्य की कर प्राप्तियों में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो मूल्यवर्धित कर का है। ये इसको जीएसटी समझ लीजिए, जीएसटी का है। जब हम आगे जाते हैं कि 2022-23 है, 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए दिसंबर 2023 तक जो कर संग्रह हुआ है वो 9,327.64 करोड़ का रहा है। ठीक है, 9,327.64 करोड़ का रहा है। तो ये एक फैक्ट है। अगला है इसी में कि राज्य कर जो रहा है, राज्य कर, अब इसमें हमें दो चीजें समझनी है कि जो अभी भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी में हैं। तो कुछ वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, और कुछ वस्तुएं जीएसटी के दायरे में हैं। तो भारत हो या उत्तराखंड हो, यहाँ की अधिकांश जो वस्तुएं हैं, उन अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में रख दिया गया है। लेकिन केवल कुछ वस्तुएं हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं हैं, और उन वस्तुओं में जो पहली वस्तु है वो पेट्रोल है। पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो जीएसटी के दायरे से बाहर जो वस्तुएं हैं उनमें पेट्रोलियम पदार्थ हैं, शराब है। ठीक है, तो जीएसटी के दायरे से जो जो वस्तुएं बाहर हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ है। और पेट्रोलियम पदार्थ में आपका चाहे पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों में आपके डीजल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है। जो वायुयानों में जो ईंधन लगता है वो वायुयानों का ईंधन भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और इसके साथ साथ एक और वस्तु है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, वो है शराब। तो शराब को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब इसमें समझना यह है, हमारे पास बस इतना ध्यान में रखना है हमने कि कुछ अधिकांश वस्तुएं भारत की जिनका व्यापार होता है, जो उपभोग की जाती हैं या जिनका उत्पादन होता है, वो जीएसटी के दायरे में है। जीएसटी जो 2017 में लागू हुआ था उसके दायरे में है। लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब ये जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इन वस्तुओं के संबंध में समझना है हमें कि जो राज्य सरकार की जो जीएसटी की परिधि से बाहर रखी गई वस्तुएं हैं, उनको छोड़कर, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों और शराब को छोड़कर जो बाकी वस्तुएं हैं, बाकी वस्तुओं को जो राजस्व प्राप्त हुआ वो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 11% राजस्व कम प्राप्त होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपके पास, इसको इस तरीके से समझिए कि कुछ वस्तुएं हैं जो जीएसटी के दायरे में है। तो जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तु, जीएसटी के दायरे में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं से जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कम प्राप्त होगा। और कितना कम प्राप्त होगा उसको हमने देख लिया है, वो कम प्राप्त होगा 11%। तो जितनी भी वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आती हैं, उन वस्तुओं से जो राजस्व प्राप्त होगा वो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 11% कम प्राप्त होगा।
फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे अगर हम देखें तो और फिर दूसरा है कि जो जीएसटी की दायरे से बाहर रखी गई वस्तुएं हैं उनसे कितना राजस्व प्राप्त होगा। तो जो जीएसटी की दायरे से बाहर रखी गई वस्तुएं हैं उन पर जो राजस्व प्राप्त होगा वो 2021-22 की तुलना में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 13% अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। यानी कि 13% अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में 13% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। तो दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि जो जीएसटी के दायरे में है, तो जीएसटी के दायरे में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से जो राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्व 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 11% कम प्राप्त होगा। और जो जीएसटी के दायरे से बाहर जो वस्तुएं हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर जो वस्तुएं हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुओं का, जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुएं हैं उन जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुओं पर जो राजस्व प्राप्त होगा वो अधिक प्राप्त हो रहा है। और कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, उसमें 13% की वृद्धि हो रही है, 13% अधिक प्राप्त हो रहा है। तो दो कंसेप्ट यहां पे बनते हैं। तीसरा है, हाल ही में सरकार ने एक योजना लाई है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी चर्चा की गई है और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये अखबारों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आप में से कई सारे लोगों ने इस योजना का लाभ भी उठाया होगा। ये योजना हुई थी कि बिल लाओ और इनाम पाओ योजना, बिल लाओ और इनाम पाओ योजना। इस योजना में क्या करना था, आपने जहां से खरीदारी करी, खरीदारी अगर आपकी 200 रुपए से ज्यादा की है तो आपने वहां से बिल लेना था और उस बिल को एक ऐप पर जमा कर देना था, एक ऐप पे अपलोड कर देना था। वो बिल यूपी के नाम से ऐप था। उस ऐप पर जमा करके फिर लकी ड्रॉ के द्वारा इनाम दिए जा रहे थे। जिसने वो अपलोड किए हैं वो बिल, उन सभी लोगों को इनाम दिए जा रहे थे लकी ड्रॉ के द्वारा। तो ये बिल लाओ इनाम पाओ योजना यहां पर आई है। और जब बिल लाओ इनाम पाओ योजना है, इस बिल लाओ इनाम पाओ योजना में संचालित, ये इसमें जहां से क्वेश्चन बनेगा वही क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये कब शुरू हुई और कब तक के लिए लागू है। तो ये 1 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी बिल लाओ इनाम पाओ योजना और 31 मार्च 2023 तक ये संचालित की गई है। तो इस योजना में 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आप बिल को अपलोड कर सकते थे और इनाम पा सकते थे। तो ये योजना देखनी आपने कब शुरू हुई और कितने तारीख तक के लागू रही थी। तीसरा जो आर्थिक समीक्षा का एक और महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है कराधान से कि 30 जून 2022 को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि समाप्त कर दी गई है। अब ये प्रतिकर क्या होता है? प्रतिकर केंद्र सरकारों के द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली एक क्षतिपूर्ति होती है। जैसे जीएसटी जब लागू हुआ तो जीएसटी के लागू होने के दौरान राज्य सरकारों ने कहा भाई कि हमारा नुकसान होगा जीएसटी लागू करने से, हमारा जो कर संग्रहण होगा वो कर संग्रहण में कमी आ जाएगी। तो फिर केंद्र सरकार ने कहा कि आप जीएसटी लागू करिए और जीएसटी लागू करने के बाद आपके कर संग्रह में जो लॉस होगा, जो हानि होगी, उस हानि की क्षतिपूर्ति हम करेंगे। आप एक बार जीएसटी को लागू करिए और उस क्षतिपूर्ति को हम वहन करेंगे, हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। तो ये जो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 30 जून 2022 को समाप्त कर दी गई है। और उसके बाद से अब उत्तराखंड की सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की व्यवस्था या क्षतिकर की व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो ये डेट याद रखनी है 30 जून 2022 को। ठीक, अब बात यह है कि 2021-22 तक तो उत्तराखंड की सरकार को प्रतिकर प्राप्त हो रहा था, लेकिन 2022-23 के बाद 2022-23 में तो प्रतिकर प्राप्त हुआ ही नहीं। तो 2021-22 में जब प्रतिकर प्राप्त हो रहा है, 2021-22 तक तो सरकार की जो प्राप्तियां हैं, उत्तराखंड सरकार की प्राप्तियां
2021-22 तक तो प्राप्तियों में प्रतिकर भी शामिल है, प्रतिकर भी शामिल है, लेकिन 2022-23 में प्रतिकर शामिल नहीं है, क्योंकि 22-23 में जून के महीने में प्रतिकर को समाप्त कर दिया गया है। तो फिर तुलना कैसे होगी, दोनों साल के राजस्व की तुलना कैसी होगी, कि दोनों साल में जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसकी तुलना कैसे होगी। तो यहां पर तो प्रतिकर है 2021-22 में, लेकिन 2022-23 में उत्तराखंड सरकार को जो प्राप्तियां हो रही है उनमें प्रतिकर शामिल नहीं है। तो फिर दोनों की तुलना कैसे की जाएगी कि कितने की वृद्धि हुई। तो फिर सरकार ने यह कहा कि तुलना करने का तरीका ये होगा कि 2021-22 में जो प्राप्तियां हो रही हैं उनमें से प्रतिकर को हटा दो। 2021-22 में जो प्रतिकर आ रहा था उस प्रतिकर को हटा दो। तो उस प्रतिकर को हटा करके 2021-22 के प्रतिकर को हटा करके यदि दोनों सालों की तुलना की जाए, 2021-22 और 2022-23 की तुलना की जाए, तो 2021-22 में तो जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो राजस्व में और 2022-23 के राजस्व में, राजस्व संग्रह में, कुल राजस्व संग्रह में जो अंतर है वो 36% का अंतर है। तो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कुल राजस्व संग्रहण में 36% की वृद्धि हुई है यदि प्रतिकरों को हटा दिया जाए। यदि प्रतिकर की धनराशि को हटा दिया जाए, यदि प्रतिकर की धनराशि को शामिल न किया जाए, तो जो कुल राजस्व संग्रहण है, कुल राजस्व संग्रहण में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 36% की वृद्धि हो रही है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है मूल्य संचलन। मूल्य संचलन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किस तरीके से काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आरबीआई के द्वारा यह निश्चित कर रखा है, आरबीआई ने यह निश्चित कर रखा है केंद्र में कि जो मुद्रास्फीति की दर होगी वो +4 - 4 होगी, यानी कि 4% में 2% या तो बढ़ सकती है मैक्सिमम, या तो 2% घट सकती है। इसका मतलब है कि जो केंद्र में मुद्रास्फीति की दर रहेगी आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित कर रखी है वो 2% से और 6% की रेंज में अच्छी मानी जाती है। उस रेंज में है तो फिर आरबीआई इतना ज्यादा चिंतित नहीं होता है। आरबीआई चिंतित होता है जब ये इस रेंज से बाहर चली जाती है, 4% से 2 यानी कि 6 से ऊपर जब चली जाए, या 2% से नीचे जब चली जाए मुद्रास्फीति की दर, तब आरबीआई कोई बहुत बड़ा एक्शन लेता है, वरना सामान्य एक्शनों के द्वारा ही यहां पर महंगाई दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अब यहां पर जो सबसे पहले समझने वाली चीज है, भाव संचलन कहते हैं इसे। जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा में इसका नाम भाव संचलन दे रखा है। मैं आपके लिए आसान करने के लिए यहां पर मूल्य संचलन बता रहा हूं, यानी कि कीमतों में या प्राइस में किस तरीके से चेंज आ रहा है, प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, प्राइजों में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, इसको देखते हैं यहां। तो सबसे पहले पहला पॉइंट याद रखना आपको कि 2014 से पहले भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए सीपीआई इंडेक्स का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का प्रयोग किया जाता था। मुद्रास्फीति को ज्यादातर डब्ल्यूपीआई इंडेक्स के द्वारा मापा जाता था, लेकिन अप्रैल 2014 से ये पूरी तरीके से बदल चुका है और अब मुद्रास्फीति को मापने के लिए अप्रैल 2014 से भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसको सीपीआई संयुक्त के नाम से जाना जाता है, सीपीआई कंबाइंड के नाम से जाना जाता है। तो सीपीआई संयुक्त के द्वारा यहां पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। और जो अभी आधार वर्ष है मुद्रास्फीति के मापन के लिए, वो अभी आधार वर्ष 2012 है। अब इसी आधार वर्ष के आधार पर अभी भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। वर्तमान समय में इसको 2017 पर लाने, 2017-18 पर लाने की बात हो रही है कि 2017-18 कर दिया जाए, मुद्रास्फीति के मापन को 2017-18 कर दिया जाए।
लेकिन अभी फिलहाल जो है वो अभी फिलहाल 2012 है आधार वर्ष, और वर्तमान समय में उसे 2017-18 पे लाने की बात की जा रही है। और इसके लिए उत्तराखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड ने 2017-18 को आधार वर्ष बनाने के लिए मुद्रास्फीति के मापन में 2017-18 को आधार वर्ष बनाने के लिए आइटम बास्केट तैयार कर ली गई है। ठीक है, और ये आइटम बास्केट तैयार कर ली गई है। इसके लिए उत्तराखंड ने 74 चयनित बाजारों से, जो बाजारों की संख्या है वो 74 है, से 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित किए हैं। तो जो नया आधार वर्ष है 2017-18 आने वाला, ठीक है, अभी तो 2012 है, लेकिन अभी जो 2017-18 आने वाला है, 2017-18 आधार वर्ष के लिए उत्तराखंड ने कुल मिला के 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित किए हैं। और 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित कर लिए, यानी कि जल्दी ही ये 2017-18 सीपीआई इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह कि सीपीआई को तैयार करने के लिए जो मुद्रास्फीति का मापन है, मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए, ये मुद्रास्फीति जो मापी जाती है, मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए जो उपसमूह है, सीपीआई जो इंडेक्स है, उस सीपीआई इंडेक्स में कितने उपसमूह हैं? तो याद रखना, सीपीआई संयुक्त को तैयार करने में, सीपीआई संयुक्त को तैयार करने के लिए वस्तुओं की 6 उपसमूह में बांटा गया है। जितनी सारी वस्तुएं हैं उनको 6 वर्ग में कैटेगराइज कर रखा है, 6 वर्गों में बांट रखा है। और वो 6 वर्ग जो हैं, वो सबसे पहला वर्ग है खाद्य व पेय पदार्थ, दूसरा है तंबाकू व मादक पदार्थ, तीसरा है आवास, चौथा है कपड़े व जूते, पांचवा है ईंधन और प्रकाश, जबकि छठा है अन्य वस्तुएं। तो 6 भागों में पूरे सीपीआई इंडेक्स को बांट रखा है। सीपीआई इंडेक्स में 6 वर्ग बना रखे हैं और उन 6 वर्गों में वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो जो खाद्य एवं पेय पदार्थ से संबंधित वस्तुएं हैं वो पहले वर्ग में रखी गई हैं, तंबाकू और मादक पदार्थों को दूसरे वर्ग में रखा गया है, आवास को तीसरे वर्ग में रखा गया है, और इसी प्रकार से 6 वर्ग बनाए गए हैं। और इन 6 वर्गों में वस्तुओं को अलग अलग ढंग से कैटेगराइज कर रखा है। क्वेश्चन कहां से बनेगा? तीन क्वेश्चन यहां से, इस पूरी स्लाइड से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला, भारत में वर्तमान समय में मुद्रास्फीति के मापन के लिए कौन से इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो सीपीआई संयुक्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है, मुद्रास्फीति के मापन के लिए जो नया आधार वर्ष तैयार किया जा रहा है, वो नया आधार वर्ष कौन सा है? तो वो नया आधार वर्ष हमारे पास कौन सा है? 2017-18 है। और इसके लिए जो सीपीआई संयुक्त है, सीपीआई संयुक्त को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सीपीआई संयुक्त को कुल 6 वर्गों में बांटा गया है। और इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर 6 वर्गों में वस्तुओं को विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन यहां से बनेगा इसमें अगला क्वेश्चन कि सीपीआई जो इंडेक्स है उसमें जो 6 उपसमूह हैं, उन 6 उपसमूह में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो खाद्य एवं पेय पदार्थों का है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का है। और ये कितना है? 45.86% है, 45.86% है। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन। और अगर वैसा पूछे कि मुद्रास्फीति के मापन के लिए, मुद्रास्फीति के मापन के लिए आधार वर्ष क्या है, तो वर्तमान समय में मुद्रास्फीति के मापन के लिए सीपीआई इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई इंडेक्स में भी सीपीआई संयुक्त का प्रयोग किया जाता है। और उस सीपीआई संयुक्त का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। एक और चीज जो यहीं पर एक और पॉइंट है कि हर राज्य की अलग अलग मुद्रास्फीति दर होती है। ठीक है, भारत के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी अपनी मुद्रास्फीति की दर होती है। ठीक है, किसी राज्य में ज्यादा होगी, किसी राज्य में कम होगी। भारत की कंबाइंड अलग होगी, लेकिन इसके अलावा राज्यों की भी अलग अलग मुद्रास्फीति की दर होती है। हर राज्य में मुद्रास्फीति अलग अलग हो सकती है। ठीक, क्योंकि हर राज्य का अपना सीपीआई इंडेक्स अलग अलग बनाया जाता है, अपने अलग अलग इंडेक्सों के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है।
चलिए फिर अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड जो अगला चैप्टर था कि कृषि और गन्ना उद्योग जो है, कृषि और गन्ना उद्योग में क्या आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। तो आर्थिक समीक्षा में कुछ पॉइंट कहे गए हैं, उन पॉइंटों का जो जिस्ट है कृषि, गन्ना और उद्यान के लिए, कृषि, गन्ना और उद्यान के लिए जो वो पॉइंट है, उन पॉइंटों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2015-16 की गणना हुई है, 2015-16 की कृषि गणना हुई है, इस 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार जो कुल जोतों की संख्या है वो 8,81,305 है, 8,81,305 है। तो उत्तराखंड में जो जोतों की संख्या पूछें जब आपसे, तो जोतों की संख्या कितनी है? 8,81,305 जोते हैं उत्तराखंड में। पहला पॉइंट ये, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कुल जोतों की संख्या कितनी है, तो जोतों की संख्या 8,81,305 है। दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है कि कृषि जोतों में, जितने भी कृषि जोते हैं, उन कृषि जोतों में जो सबसे ज्यादा संख्या और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? सीमांत जोतों का है। भाई कई सारी जोतें होती हैं, सीमांत जोतें होती हैं, लघु जोतें होती हैं, वृहद जोतें होती हैं, अति वृहद जोतें होती हैं। तो कृषि भूमि को जिस आकार के हिसाब से सीमांत जोतों में, लघु जोतों में, ठीक है, वृहद जोतों में, इन अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी और संख्या भी सीमांत जोतों की है। तो सीमांत जोतों की संख्या भी ज्यादा है और क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अगला, अगर लघु और सीमांत जोतों को मिला दिया जाए, लघु और सीमांत जोतों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या, जो लघु और सीमांत जोते हैं, लघु और सीमांत जोतों की जो कुल संख्या है, वो कुल संख्या, जो जोतों की कुल संख्या है, उस जोतों की कुल संख्या का 95.67% है, 95.67% है। ठीक है, यानी कि अगर लघु व सीमांत जोतों की जितनी संख्या है तो उनकी संख्या कुल जोतों की संख्या का 95.67% है, जबकि लघु व सीमांत जोतों का जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये कुल जोतों के क्षेत्रफल का 65.52% है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, लघु और सीमांत जोतों को कई बार एक साथ रख लिया जाता है, कई बार उसको केवल लघु जोतों में बांट दिया जाता है। तो लघु और सीमांत जोतों का जो कुल संख्या है, लघु और सीमांत जोतों की जो संख्या का योग है, वो कुल जोतों की संख्या का 95.67% है। और अगर दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल देखा जाए, लघु और सीमांत जोतों का, तो लघु और सीमांत जोतों का जो क्षेत्रफल है वो कुल जोतों के क्षेत्रफल का 65.52% है। ठीक, तो यहां पर ये बात आती है। तो ये 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार है, इसी का जिक्र आर्थिक समीक्षा में किया गया है। तो 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार जोतों की संख्या इतनी है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा जो संख्या है वो सीमांत जोतों की है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से कि लघु व सीमांत जोतों की संख्या कुल जोतों की संख्या का 95.67% है, जबकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये कुल जोतों के क्षेत्रफल का 65.52% है। अगला यहां पे आगे आते हैं कि वर्ष 2020-21 में जो कुल बोया गया क्षेत्रफल था, 2020-21 में जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है, यानी कि जितने क्षेत्रफल पे कृषि की गई है, जितने क्षेत्रफल पे फसलें बोई गई हैं, उस क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा हिस्सा जिस फसल का बोया गया है वो गेहूं है। और गेहूं को कुल बोए गए क्षेत्रफल के 30% हिस्से में बोया गया है। तो जितना क्षेत्रफल बोया गया है उसमें 30% क्षेत्र पर गेहूं की फसल को बोया गया है। और दूसरा स्थान जिसका आता है वो धान की फसल का आता है। धान की फसल को 26% क्षेत्र पर बोया गया है। तो जितना भी क्षेत्रफल है, जितना बोने योग्य क्षेत्रफल है, या 2020-21 में जितना भी क्षेत्रफल बोया गया है,
उस क्षेत्रफल का, उस बोए गए क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा हिस्सा गेहूं की फसल ने एक्वायर किया है। गेहूं की फसल को बोया गया उस पर, और उसके बाद धान की फसल को बोया गया है। तो ये आर्थिक समीक्षा में कृषि, गन्ना और उद्यान से संबंधित कुछ पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, और उन पॉइंटों में एक ये पॉइंट है कि उत्तराखंड के जो 2 जिले हैं, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में भारत सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को संचालित किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को संचालित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं जिसमें नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को संचालित किया जा रहा है। तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन अप्रैल 2021 से देहरादून में और हरिद्वार में संचालित किया जा रहा है, लेकिन यह अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित किया जा रहा है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो 2 जिले कौन से हैं जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को संचालित किया जा रहा है। तो देहरादून और हरिद्वार है। एक और यहां पर ये भेड़ है। ठीक है, तो ये भेड़ है। तो बकरो एक ब्रांड आया है जिसमें जो सहकारिता पर आधारित एक मिशन है, इसे सहकारी समिति में संगठित करते हुए जो बकरी पालक है, बकरो द हिमालयन गोट मीट नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। एक ब्रांड बनाने की कोशिश की गई है, और उस ब्रांड में क्या किया गया है, उस ब्रांड को जब बनाया गया तो उस ब्रांड का उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड की जो भेड़ बकरी पालक हैं, अगर वो किसी एक वैल्यू चेन सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं तो उसको एक ब्रांड का नाम दिया जाए, ताकि वहां पर उनको बकरी पालने से लेकर और बकरी का मांस बेचने तक की जो सुविधा हो उसको ट्रेस किया जा सके। तो इसके लिए एक बकरो द हिमालयन गोट मीट के नाम से एक सिस्टम विकसित किया गया है, और ये सिस्टम भेड़ बकरी पालन से है। भेड़ बकरी पालकों को इसमें एक प्राथमिक सहकारी संघ के रूप में संगठित किया गया है। जो प्राइमरी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती हैं, प्राथमिक सहकारी संगठन होते हैं, उन प्राथमिक सहकारी संघ के रूप में विकसित करते हुए बकरों को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और इसके द्वारा उनको एक वैल्यू चेन सिस्टम में शामिल किया गया। वैल्यू चेन सिस्टम का मतलब होता है कि बकरी के शुरू से लेकर, पालने से लेकर और उसके मांस उत्पादन तक, उसके मांस उत्पादन की पैकेजिंग तक, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से संचालित किया जाए और उसको ट्रेस किया जाए। और साथ ही साथ इस समिति से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बकरी पालन से लेकर और उसके मांस को बेचने तक का जो सुविधा है, जो प्लेटफॉर्म है, वो उपलब्ध करा दिया जाए। और वर्तमान समय में इस बकरो जो ब्रांड है, इस बकरो सिस्टम से ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का भी एक कंसेप्ट लेकर आया है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि इसके जो ग्राहक हैं, इसके जो कस्टमर हैं, वो उनमें एक जो लवासना है मसूरी में, वो भी इसका ग्राहक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मीट को या इस मांस उत्पादन को किस तरीके से ब्रांड करने का प्रयास किया जा रहा है। लवासना जो मसूरी में है, IS ट्रेनिंग जो एकेडमी है, वहां पर भी इसको सप्लाई किया जा रहा है। वहां पर भी बकरों से संबंधित जो उत्पादन है उस उत्पाद को वहां पर बेचा जा रहा है। फिर अगला आता है कि वर्ष 2022-23 जो है, 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन किस जिले में किया गया है? US नगर में किया गया है। तो सर्वाधिक जो मत्स्य उत्पादन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन US नगर में किया जाएगा, या US नगर में किया गया है। यह आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन US नगर में किया गया है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन है। एक तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन से है, दूसरा बकरो वो किससे संबंधित है,
सहकारी समिति है और मांस उत्पादन से संबंधित है। और अगला है कि 2022-23 में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहां पे किया जा रहा है? तो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन यूएस नगर में किया जा रहा है। ठीक है। फिर ये उत्तराखंड का जो दुग्ध उत्पादन है, वो दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है, इस चीज के बारे में एक डिस्कशन है। तो वो जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है, वो दुग्ध उत्पादन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, इन सभी जगहों पर जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उस दुग्ध उत्पादन को दर्शाया गया है। तो अभी तक जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हुआ है वो 2018-19 में हुआ है। 2018-19 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हुआ है। 2018-19 में यहां पर ये किलोग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। तो ये 2,04,270 सॉरी 2,04,270 2,04,270 का किलोग्राम का दुग्ध उत्पादन हुआ है। तो 2018-19 में 2,04,270 का दुग्ध उत्पादन हुआ है, किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ है। और 2022-23 में अभी तक जो दुग्ध उत्पादन हुआ है वो 1,67,569 हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन अभी तक किस वर्ष में हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में। तो वो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हमारा 2018-19 में हो रहा है। चलिए, फिर अगला आता है सहकारिता वाला, कि सहकारिता में क्या क्या हो रहा है। सहकारिता में हमारे पास सहकारी विभाग जो है, सहकारी विभाग के द्वारा यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक सहकारिता से और एक जो आगे हम बैंकिंग वाला देखने वाले हैं। तो सहकारिता विभाग में कहा गया है कि सहकारिता विभाग जो है, सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां व 10 जिला सहकारी बैंक संचालित किए जा रहे हैं। 10 जिला सहकारी बैंक संचालित किए जा रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक समितियां, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आए कि सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में कितनी प्राथमिक सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं, तो कितनी सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं, उन सहकारी समितियों की संख्या है यहां पर 670। और अगर बैंक आए तो सहकारी समितियों के बैंक कितने हैं, वो 10 हैं। बैंक की शाखाएं अलग हो सकती हैं, शाखाएं ज्यादा हैं, लेकिन अगर बैंकों की संख्या आए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनकी संख्या केवल 10 है। 10 जिलों के ही केवल हेडक्वार्टर हैं सहकारी बैंकों के, उससे ज्यादा नहीं। बाकी 3 जिलों के जो हेडक्वार्टर हैं, जैसे रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, इनके हेडक्वार्टर और जिलों में हैं। तो 3 जिले ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो मुख्यालय हैं वो उन जिलों में नहीं है, या उनका अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी संख्या केवल कितनी है उत्तराखंड में? 10। तो सहकारिता विभाग के द्वारा 670 प्राथमिक समितियां संचालित की जा रही हैं और 10 बैंकों को संचालित किया जा रहा है। अगर ये देखा जाए कि जो राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं कितनी है, कितनी कार्यरत है, तो 307 शाखाएं कार्यरत है। बैंकों की संख्या कितनी है? 10 है। और अगर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की संख्या कितनी है? 307 है। तो अगर ये क्वेश्चन बने, बैंकों की संख्या 10 और शाखाओं की संख्या कितनी है? 307 बैंक शाखाएं हैं। चलिए, कुल मिला के वर्तमान समय में राज्य में जो सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों की संख्या कुल अगर आए तो 2,947 समितियां संचालित की जा रही हैं। 2,947 समितियां संचालित की जा रही हैं। तो सहकारी जो विभाग है उसके द्वारा 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए
कि जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों में सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में कुल 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। कितनी ऋण सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं? 670 बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। तो सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में कुल कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संचालित की जा रही हैं? तो उनकी संख्या है 670। जबकि बैंकों की संख्या पूछे तो बैंकों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। 10 बैंकों को संचालित किया जा रहा है। दूसरा फैक्ट यहां पर है कि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो उसकी शाखाओं की संख्या 307 है। तो अगर केवल ये बने कि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कुल कितनी शाखाएं हैं उत्तराखंड में, तो उसकी शाखाएं हैं 307 बैंक शाखाएं हैं। और लास्ट में एक और फैक्ट यहां पर आता है कि वर्तमान समय में राज्य में कितनी सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। तो जो योग है टोटल सहकारी समितियां हैं, टोटल सहकारी समितियां 2947 है। 670 जो है वो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, लेकिन अगर कुल सहकारी समितियां पूछे तो कुल सहकारी समितियों की संख्या 2947 है। बाकी ये कुछ योजनाएं हैं जो सहकारिता विभाग से संबंधित हैं, जिनकी विवेचना आर्थिक समीक्षा में की गई है। पहली है दीनदयाल उपाध्याय सहकारी समिति, सहकारिता किसान कल्याण योजना, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना और स्टेट मिशन मिलेट्स योजना। इन योजनाओं को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अधिकतर जो योजनाएं जो पूछी जा रही हैं वो बजट से और सहकारी समितियों आर्थिक समीक्षा से पूछी जा रही हैं। तो उन योजनाओं को आपने देखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा चलिए इसको देखते हैं। यहां पर सहकारिता वाले में सहकारिता विभाग जो है, सहकारिता विभाग के द्वारा उत्तराखंड में कुल जो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं उनकी संख्या है 670। तो यानी कि 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को संचालित किया जा रहा है। और जबकि अगर बैंकों की संख्या आए तो बैंकों की संख्या कुल कितनी है? बैंकों की संख्या 10 है। तो 10 जिला सहकारी बैंक संचालित किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट यहां से आता है कि कुल प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, उनकी संख्या है यहां पर 670। जबकि जो कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं और उसके बाद जो बैंक आते हैं, बैंकों की संख्या, जिला सहकारी बैंकों की संख्या है 10। दूसरा पॉइंट यहीं से आता है कि उत्तराखंड राज्य में सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की जो कुल बैंक शाखाएं हैं, तो वो कुल बैंक शाखाओं की संख्या कितनी है? कुल बैंक शाखाओं की संख्या 307 है। अगला जो पॉइंट आता है यहां पर वो आता है कि वर्तमान में राज्य में 2947
सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। तो राज्य में कुल कितनी सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं? 2947। तो 3 क्वेश्चन। पहला कि कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संचालित की जा रही हैं? तो वो आपकी हो गई है 670। जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 10। और अगर राज्य जो सहकारी बैंक लिमिटेड है उसकी शाखाओं की संख्या पूछे तो उसकी शाखाओं की संख्या कितनी है? 307 है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान समय में राज्य में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? तो इनकी संख्या है 2947। और बाकी ये कुछ योजनाएं हैं, ये योजनाएं भी आपको पढ़नी है, ये आपको खुद से देखनी है। अगला आता है आपके पास कि जो खाद्य, इसके आगे चलते हैं। पहले हम वन और पर्यावरण में क्या है। वन और पर्यावरण में जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, भारत में जो वन रिपोर्ट का नाम है, उस वन रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जो वनावरण है वो वनावरण 24,305.13 वर्ग किलोमीटर का है। तो आर्थिक समीक्षा में इस चीज का जिक्र किया गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो प्रदेश में वनावरण है वो वनावरण कुल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर का है? 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ये आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। दूसरा, इसी आर्थिक समीक्षा में एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि उस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार, तो जो इससे ठीक पहले की रिपोर्ट थी उसके अनुसार वनावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है? 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जो वनों की वृद्धि हुई है वो वनों की वृद्धि कितनी हुई है? 2 वर्ग किलोमीटर की हुई है। फिर इसी में आगे कहा गया है कि जो सबसे अधिक वनावरण है, सबसे अधिक वनावरण वाले 3 जिले जो हैं वो क्रमशः पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी है। सबसे अधिक वनावरण यानी कि यहाँ पर वनों की संख्या अधिक है, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वनों का क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो पौड़ी है, नैनीताल है और उत्तरकाशी है। जबकि वनावरण को यदि भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष देखा जाए यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत नैनीताल में है, उसके बाद चंपावत में और उसके बाद पौड़ी में है। तो सबसे ज्यादा वनावरण वाले जो जिले हैं उत्तराखंड में, उस वन रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो वनावरण है वो पौड़ी में है, फिर नैनीताल में है और फिर उत्तरकाशी में है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष देखा जाए तो फिर वो सबसे पहला जो नंबर आता है वो नैनीताल आता है, उसके बाद चंपावत है और उसके बाद पौड़ी है। तो भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष में यहां पर आपके पास नैनीताल, चंपावत और पौड़ी आ जाएगा। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इस वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। सबसे कम वनावरण वाले जो शीर्ष 3 जिले हैं वो यूएस नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। और अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए, भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष ये 3 जिले क्रमशः यूएस नगर है, हरिद्वार है और पिथौरागढ़ है। तो अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं वो यूएस नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है, और अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए कि सबसे कम प्रतिशत वनावरण कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे कम प्रतिशत वनावरण पहले नंबर पे यूएस नगर है, फिर हरिद्वार है और लास्ट में पिथौरागढ़ है। ये वन रिपोर्ट ने कहा। अगला वन तथा पर्यावरण में ही अगला पार्ट है कि वर्ष 2021-22 में बजट का केवल 2.15% आवंटित किया गया था वन और पर्यावरण के लिए। तो 2021-22 में बजट का 2.15% वनों के लिए आवंटित किया गया था, जबकि 2020-21 में ये
1.91% था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2021-22 के बजट में वनों पर कितना खर्च किया गया है। तो वनों पर जो खर्च किया गया है वो 2.15% आवंटित किया गया था वन और पर्यावरण के लिए, जबकि 2020-21 के बजट में इस प्रतिशत की संख्या ये प्रतिशत 1.91% था। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि जीएसडीपी में अगर योगदान देखें, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में इसका योगदान 0.46% था, जबकि 2020-21 में इसका योगदान 0.41% है। तो 2021-22 में बजट का 2.15% आवंटित किया गया और 2020-21 में जो आवंटन था बजट का वो 1.91% रहा, जबकि जीएसडीपी में जो वन और पर्यावरण का योगदान है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है जो राज्य का, उसमें जो वन एवं पर्यावरण का योगदान है वो 2021-22 में तो 0.46% रहा और उससे पहले वाले साल में यानी कि 2020-21 में 0.41% रहा। और एक और पॉइंट बनता है यहां पर कि वनों पर बजट का जो सर्वाधिक भाग है, बजट का सर्वाधिक हिस्सा जो आवंटित किया गया था वो 2005-06 में किया गया था। अभी तक जितने भी बजट आए हैं उन सभी बजटों में सर्वाधिक आवंटन बजट का वनों के लिए 2005 और 6 के बजट में किया गया था और तब कुल बजट का 3.98% हिस्सा 3.98% हिस्सा वन और पर्यावरण के लिए खर्च किया गया था। तो यहां से बनता है और फिर आगे इसकी कुछ नीतियां हैं। ये जो जिन नीतियों की चर्चा की गई है वह है वृक्षारोपण नीति, ग्रामीण इको पर्यटन योजना, हमारा पेड़ हमारा धन योजना और हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना। जितनी भी योजनाओं को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन योजनाओं के लिए हम फिर अलग से वीडियो लेके आएंगे जिनकी भी चर्चा आर्थिक समीक्षा में और बजट में की जा रही है। बस ये सिर्फ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन योजनाओं की चर्चा आर्थिक समीक्षा में की गई है, तो इसके लिए हम फिर अलग से वीडियो लेके आएंगे। फिर अगला परिवहन और संचार है। परिवहन और संचार में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, परिवहन और संचार का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के एक स्थान पर आईएसबीटी का शिलान्यास किया गया, यानी कि जो अंतरराज्यीय बस स्टेशन है, ठीक है, उस बस टर्मिनल का, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का जो शिलान्यास है वो कहां पर किया गया, तो वो टनकपुर में किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ये वर्चुअल शिलान्यास था और इस वर्चुअल शिलान्यास के द्वारा ही क्या किया गया है, इस वर्चुअल शिलान्यास के द्वारा टनकपुर में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर एक नए आईएसबीटी का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये यहां पर पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है। और फिर कुछ योजनाएं हैं कि वो योजनाएं कौन कौन सी संचालित की जा रही हैं। तो एक तो हमसफर ऐप है, दूसरा HRMS ऐप है, तीसरा HAMS ऐप है, फिर अगला है छात्राओं के लिए निःशुल्क यात्रा और लास्ट में iRed परियोजना। तो इनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। जो सबसे पहले हमसफर ऐप है, हमसफर ऐप यहाँ पर एक चालकों के लिए अलर्ट है ताकि जब भी उन्हें नींद आए तो नींद के समय ये अलार्म बजाता है हमसफर ऐप और उसके द्वारा जो चालक होता है वो अलर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमसफर ऐप है। इसके अलावा यहाँ पर छात्राओं के लिए निःशुल्क यात्रा की शुरुआत की गई है, iRed परियोजना है। इन परियोजनाओं का जिक्र आर्थिक समीक्षा में किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपने पढ़ना है, या हम इसको एक नई वीडियो में करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं आर्थिक समीक्षा में और बजट में की गई हैं उनको आप अगली वीडियो में दे देंगे। फिर अगला आता है हमारे पास पर्यटन और नागरिक उड्डयन। यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा में जो चर्चा है, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया है कि भाई जो 2022 में 4 धाम यात्रा पर जो यात्री आए थे, उन यात्रियों में जो सर्वाधिक यात्री आए थे, उन सर्वाधिक यात्रियों की संख्या
किस धाम में सबसे ज्यादा है? यहां से भी एक बार क्वेश्चन बन रखा है। तो सर्वाधिक जो यात्री आए हैं, सर्वाधिक यात्री बद्रीनाथ में आए हैं। अगर क्वेश्चन ये बने कि 2022 में सर्वाधिक यात्री किस धाम में आए हैं, तो सर्वाधिक यात्री आपके बद्रीनाथ धाम में आए हैं। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विदेशी यात्री किस धाम में आए, तो सर्वाधिक जो विदेशी यात्री है, सर्वाधिक विदेशी यात्री केदारनाथ धाम में आए हैं। तो सर्वाधिक जो यात्री हैं विदेशी यात्री, सबसे ज्यादा विदेशी यात्री अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा विदेशी यात्री आपके केदारनाथ धाम में आए हैं। और अगर सर्वाधिक यात्री पूछा जाए, सर्वाधिक यात्री कहां आ रहे हैं, तो सर्वाधिक यात्री कहां पर आ रहे हैं आपके, सर्वाधिक यात्री आपके बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। तो इनका ये क्रम है, पहले नंबर पे पर्यटकों की संख्या बद्रीनाथ में है, दूसरे नंबर पे केदारनाथ, तीसरे स्थान पर गंगोत्री और चौथे स्थान पर यमुनोत्री है। जबकि वर्ष 2022 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक केदारनाथ में आए हैं। फिर इसमें कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी आपने देखना है। मानसखंड मंदिर माला योजना है, 13 जिले 13 डेस्टिनेशन थीम है, कद्दूखाल सुरकंडा रोपवे है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर हुआ था, तो ये ऋषिकेश में हुआ है, और क्षेत्रीय संपर्क योजना है, क्षेत्रीय संपर्क योजना। इन योजनाओं की चर्चा आपकी आर्थिक समीक्षा में की गई है, इनको आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, फिर अगला आता है बैंकिंग व संस्थागत वित्त। ये बैंकिंग और संस्थागत वित्त का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर है, और उसको हमें ये देखना है कि उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कुल कितनी है। अगर यहाँ से पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन बन रखा है और अपर पीसीएस में भी क्वेश्चन बन रखा है कि उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या अगर पूछी जाए तो उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कुल कितनी है, 3 है। और वो 3 लीड बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो तीन लीड बैंक है यहां पर, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इन उत्तराखंड में जो लीड बैंक हैं उनकी जो सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो देखा जा रहा है कि सर्वाधिक जो 9 जिले हैं, 9 पर्वतीय जिलों में लीड बैंक का काम करता है एसबीआई। 2 मैदानी जिले देहरादून और हरिद्वार में लीड बैंक का काम करता है पीएनबी। और फिर जो उधम सिंह नगर और नैनीताल है वहां पर लीड बैंक का काम करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे ज्यादा जिलों में लीड बैंक एसबीआई है, उसके बाद पीएनबी है और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो लीड बैंकों की संख्या कुल कितनी है? 3। अगला आता है कि उत्तराखंड में एक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति होती है। उस राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक कौन है? तो उस राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक आपका एसबीआई बैंक है। एसबीआई एक लीड बैंक भी है और एसबीआई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक भी है। अगला यहीं से एक फैक्ट आता है हमारे पास कि 30 सितंबर 2022 तक इस आर्थिक समीक्षा में ये चर्चा की गई है कि 30 सितंबर 2022 तक उत्तराखंड में कुल बैंक शाखाओं का नेटवर्क, यानी कि कुल बैंक शाखाएं कितनी थी? 2397। तो अगर पूछा जाए कि कुल बैंक शाखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल बैंक शाखाओं की संख्या 2397 है, जिसमें से 48.85% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, 26.91% शहरी क्षेत्रों में है और फिर 24.24% अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। तो सर्वाधिक बैंक शाखाएं कहां पर है? सर्वाधिक बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 2397 है। इसके बाद अगला फैक्ट यहीं से ये आया कि उत्तराखंड में अगर प्रति शाखा देखा जाए तो प्रति शाखा औसत जो जनसंख्या है वो 4208 है, यानी कि एक शाखा कुल 4208 लोगों को सेवाएं दे रही है। किसी भी बैंक की एक शाखा कुल 4208 लोगों को सेवाएं दे रही है औसतन। तो ये यहां पर अगला फैक्ट है। अगर ये पूछे क्वेश्चन कि सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं कितनी हैं, तो सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं 1346 हैं, निजी बैंकों की शाखाएं 402 हैं,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 286 हैं और सहकारी बैंकों की शाखाएं 333 हैं। अब यहाँ पे आपको एक डाउट होगा, वो डाउट ये होगा कि जब हमने सहकारी समितियों में पढ़ा तो सहकारी समितियों में हमने देखा था कि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कुल शाखाएं कितनी हैं? उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कुल शाखाएं 307 हैं, पर यहाँ पर कुल सभी सहकारी बैंकों की शाखाएं नहीं कह गई हैं, केवल उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। तो उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाएं तो 307 है, लेकिन अगर सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं आई तो सहकारी बैंकों की कुल शाखाएं कितनी हमारे पास? 333 है। जब ये पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाएं कितनी हैं तो 307, लेकिन अगर कुल सहकारी बैंकों की शाखाएं पूछी जाएं तो वो कितनी है? 333 है। तो वो हमने यहां पर देखनी है, बैंक और संस्थागत वित्त में देख रहे हैं हम। तो यहां पर जो सार्वजनिक बैंक की शाखाएं हैं वो 1346 हैं, निजी बैंकों की शाखाएं 402 हैं, ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 286 हैं और सहकारी बैंकों की शाखाएं 333 हैं। अब यहां पर सबसे अधिक जो ऋण जमा अनुपात है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात यूएस नगर में है और सबसे कम ऋण जमा अनुपात यानी कि सीडी रेशियो इसे कहा जाता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ऋण जमा अनुपात। तो सीडी रेशियो इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा सीडी रेशियो यूएस नगर में है और सबसे कम सीडी रेशियो आपके पास कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। जबकि राज्य के बैंकों ने आरबीआई द्वारा, जो राज्य के बैंक हैं उन्होंने आरबीआई के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों में से केवल 3 मानक पूरे किए हैं। 6 मानक निर्धारित किए थे और 6 मानकों में से केवल 3 मानक पूरे किए हैं उत्तराखंड के बैंकों ने। आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए कुल 6 मानक निर्धारित किए हैं और उन 6 मानकों में से केवल 3 मानक उत्तराखंड के बैंकों ने पूरे किए हैं। उसमें सबसे पहला आता है कमजोर वर्गों के लिए ऋण देने वाला मानक पूरा किया है। दूसरा जो मानक है वो महिलाओं के ऋण देने वाला मानक पूरा किया है। और तीसरा जो मानक है, तीसरा मानक यहाँ पर पीएसएल का किया है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का किया है, प्राथमिक क्षेत्र को जो ऋण दिया जाता है उसको किया है। दूसरा यहाँ पर कमजोर वर्ग को जो ऋण दिया जा रहा है, तो कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ऋण का मानक पूरा किया है। और तीसरा जो मानक पूरा किया है, तीसरा मानक महिला ऋण वाला पूरा किया है। तो केवल 3 मानक पूरे किए हैं उत्तराखंड के बैंकों ने। ठीक, अगला यहां पर आता है फिर, हाँ, एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सबसे ज्यादा बैंक शाखाओं की संख्या किस जिले में है? तो सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं जो है वो देहरादून जिले में है। उसके बाद जो सबसे कम शाखाएं हैं, वो सबसे कम शाखाएं कहां पर है? सबसे कम शाखाएं रुद्रप्रयाग में है। 568 बैंक की शाखाएं देहरादून में है और सबसे कम 53 शाखाएं रुद्रप्रयाग में है। तो पहले नंबर पर देहरादून आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास यहां पर यूएस नगर आता है और तीसरे स्थान पर हरिद्वार आता है। तो जो शीर्ष 3 जिले हैं जिनमें बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं, वो पहला जिला देहरादून है जिसमें 568 है, फिर 342 यूएस नगर में है और फिर 286 हरिद्वार में है। और अगर सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले देखें तो वो सबसे पहले रुद्रप्रयाग है, उसके बाद बागेश्वर है और उसके बाद उत्तरकाशी है। सबसे कम रुद्रप्रयाग में मिलते हैं 53, ठीक है, और सबसे अधिक देहरादून में बैंकों की संख्या है, बैंक शाखाओं की संख्या है। हमारे पास कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो आर्थिक समीक्षा में और फैक्ट हैं। उन फैक्टों में जो सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तराखंड में 31 मार्च 2022 तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा 4457 किलोमीटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का निर्माण कर लिया गया है। तो कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर लिया गया है? 4457 किलोमीटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का निर्माण कर लिया गया है। वाहन चलाने योग्य सड़कों का निर्माण कर लिया गया है, पहला पॉइंट यहां से आता है। दूसरा आता है कि दिसंबर 2022 तक
सड़कों से जुड़े कुल गांवों की संख्या उत्तराखंड में 13,585 हो चुकी है। तो उत्तराखंड में सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी हो चुकी है? 13,585 हो चुकी है, जबकि 2021-22 में इनकी संख्या कुल 13,372 थी। तो वर्तमान समय में सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या उत्तराखंड में 13,585 हो गई है, जबकि वाहन चलाने योग्य जो सड़कें हैं उनकी लंबाई 4,457 किलोमीटर हो चुकी है। तीसरा, राज्य में कुल कितनी किलोमीटर की लाइन संचालित हो रही है? रेलवे लाइन कितनी है जो संचालित की जा रही है? तो उसकी लंबाई है 344.91 किलोमीटर। तो ये रेल एवं परिवहन विभाग के द्वारा दे रखा है। जो सड़क परिवहन और रेल परिवहन है उसके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है आर्थिक समीक्षा में। और इसमें कहा गया है कि जो रेल लाइन है जो संचालित की जा रही है, वर्तमान समय में जो संचालित रेलवे लाइन है उसकी कुल लंबाई 344.91 किलोमीटर की है। अगला आता है कि वर्ष 2020-21 में, जो 2021 है, 2021 में उद्योगों का जो राज्य का सकल मूल्यवर्धन है, GSBA है, तो GSBA में योगदान कुल 1,05,606 करोड़ का था। 1,05,606 करोड़ का था। तो वर्ष 2020-21 में उद्योगों का राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, यानी कि GSBA में जो राज्य का सकल मूल्यवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है राज्य का, उसमें कुल 1,05,606 करोड़ रुपए का योगदान था, जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 1,18,465 करोड़ का हो गया है। एक और फैक्ट इसी आर्थिक समीक्षा से आता है, वो आता है कि उत्तराखंड में 15 दिसंबर 2021 से नई निर्यात नीति लागू की गई है। ये भी आर्थिक समीक्षा में एक फैक्ट आया है कि 15 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में नई निर्यात नीति को लागू कर दिया गया है। तो ये आपके कुछ फैक्ट देखने। चलिए, अगला आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को अचीवर्स श्रेणी प्राप्त हुई है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? तो उसको अचीवर्स श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके अलावा नीति आयोग ही एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इस इंडेक्स में वर्ष 2021 में उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से कि नीति किसके द्वारा एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया जाता है? तो वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला आता है कि जनगणना जो 2011 है उसके अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में केवल 38.43% जो लोग हैं वही कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो केवल 38.43% जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्य कर रही है। बाकी जो लोग हैं वो खाली बैठे हुए हैं, यानी कि 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल 38.43% लोग कार्यशील जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। इसका जिक्र भी आर्थिक समीक्षा में किया गया है। अगले जो पॉइंट कहा गया है कि जो अटल निर्मल नगर है, अटल निर्मल नगर के अंतर्गत 2022 में नगर निगम की श्रेणी में देहरादून को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और अगर नगर पालिका की श्रेणी देखा जाए तो नगर पालिका की श्रेणी में मुनिकीरेती जो नगर पालिका है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि नगर पंचायत की श्रेणी में नंदप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार दिए जाते हैं। और उनमें अगर नगर निगम की श्रेणी में देखा जाए तो देहरादून को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नगर पालिका की श्रेणी देखा जाए तो मुनिकीरेती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और अगर नगर पंचायत की श्रेणी को देखा जाए तो नंदप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।